हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया पेरोक्सीजोम्स को, और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम्स को। डिस्कस करने से पहले आज का थॉट देखते हैं। आज का थॉट क्या है? पुश योर सेल्फ बिकॉज नो बडी विल डू इट फॉर यू। ये तो कितनी सही बात है ना। हमारे खुद के ड्रीम्स है तो हमें खुद को पुश करना पड़ेगा। नो वन एल्स विल कम एंड ट्राई टू पुश अस। मतलब जो लोग हैं वो हमसे कह सकते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, दे कैन एडवाइज अस, दे कैन टेल अस कि बेटा पढ़ाई कर लो, बट द थिंग इज़ दैट दे कांट कम एंड सिट इन आवर माइंड्स। इट इज़ समथिंग वी हैव टू डू विद आर विल पावर। ये एक अपनी विल पावर से करने वाली चीज़ है कि हमें किस तरीके से खुद को पुश करना है। ओके, ज्ञान की बातें हुई ख़त्म। अब आते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स के बारे में। ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या है? ग्लाइऑक्सीजोम्स देखिए एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके अंदर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की एंजाइम्स होती हैं। फैटी एसिड्स को तोड़ने की, कैटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है ना, यू मस्ट नो दैट। मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म बॉलिज्म जो है वो दो टाइप का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इट कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक जैसे कि ग्लूकोज का बनना। और कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि फैटी एसिड का टूटना है। किस में टूटना है? फाइनली ये टूटता तो ग्लूकोज में ही है। तो अब ग्लाइऑक्सीजोम्स पाए कहाँ जाते हैं? तो ग्लाइऑक्सीजोम्स जो है ये ईस्ट के सेल में पाए जाते हैं, न्यूरोस्पोरा के सेल्स में पाए जाते हैं, और जो हायर प्लांट्स की सीड्स होती हैं जो ऑयल कंटेन करते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे सेल्स के अंदर इन द सेंस प्लांट सेल्स के अंदर, बिकॉज ग्लाइऑक्सीजोम जो ये ऑर्गेनेल है इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल्स। यू मस्ट नो दैट। लास्ट टाइम मैंने पेरोक्सीजोम्स को डिस्कस करते हुए वक्त बताया था कि ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती। वेयरएज जो पेरोक्सीजोम्स होते हैं वो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। उनके दोनों में पाने का फंक्शन यही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो तो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में ही प्रोड्यूस हो सकता है। ग्लाइऑक्सीजोम जो है, जैसे कि ये प्लांट्स में भी किस में पाए जाते हैं? जो सीड्स होती हैं उन सीड्स के अंदर ग्लाइऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि सीड्स के अंदर फैट स्टोर होता है, फैटी एसिड्स स्टोर होते हैं। तो उसकी वजह से उनको उनके ब्रेक डाउन के लिए ग्लाइऑक्सीजोम्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर और स्पेशली सीड्स में पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ईस्ट, न्यूरोस्पोरा, ऑयली सीड्स ऑफ द हायर प्लांट्स। ये पेरोक्सीजोम्स जो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स होती हैं, मॉर्फोलॉजी में ये पेरोक्सीजोम्स की तरह ही होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट कि जो ग्लाइऑक्सीजोम्स हैं ये पेरोक्सीजोम्स का ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। मतलब पेरोक्सीजोम के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और ग्लाइऑक्सीजोम्स बन गए, ऐसा बोला जाता है। बस ये है कि जो ग्लाइऑक्सीजोम्स होते हैं इनकी जो क्रिस्टलॉइड कोर होती है वो, उसमें जो डेंस रॉड्स होती हैं वो 6 म्यूमीटर डायमीटर की होती हैं। अब इनके फंक्शन पर आते हैं। तो पहला फंक्शन है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि फंक्शन से ही आपको समझ में आएगा कि ये ऑर्गेनेल क्यों प्रेजेंट है, इसका काम क्या है, ये हम इसके फंक्शन से ही समझ पाएंगे। तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग germination of oily seeds, the stored lipid molecules of spherosomes are hydrolyzed by the enzyme lipase glycerol ester hydrolysis to glycerol fatty acids. The phospholipid molecules are hydrolyzed by the enzyme phospholipase. देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर। जो कोई भी ऑयली सीड होती है उस ऑयली सीड का जर्मिनेशन होना है। तो देखो जर्मिनेट होगी, जब कोई सीड है उसे जर्मिनेट होना है। यानी कि उसको क्या डेवलप करना है? इट हैज़ टू डेवलप रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल और प्लूम्यूल डेवलप करना है। तो जो प्लूम्यूल रेडिकल जो है वो रूट वाला पार्ट होता है और प्लूम्यूल जो है वो शूट वाला पार्ट होता है। तो उसे शूट बनाना है। तो शूट बनाने के लिए उसे कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए उसे। और फिर उस ग्लूकोज से क्या बनेगी? उस ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी। तो इतनी चीज़ तो चाहिए ना एक प्लांट को। स्टार्टिंग में एक सीड को जर्मिनेट करना है, एक प्लांट को बनना है, जन्म लेना है और सीड को जर्मिनेट करना है, शूट फॉर्मेशन करना है। तो जो इनिशियल एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है? इस फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो जब भी एक ऑयली सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके अंदर जो स्फेरोजोम्स एक बॉडी होती है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं लाइजोसोम्स वाले सेक्शन में। लाइजोसोम्स की वीडियो में आएगा स्फेरोजोम्स के बारे में, वेयर यू कैन सी दिस। तो स्फेरोजोम्स जो होते हैं वो लिपिड स्टोर करते हैं। तो स्फेरोजोम्स में जो लिपिड स्टोर है उनको क्या होना है? हाइड्रोलाइज होना है।
उनको उनका ब्रेक डाउन होना है, तो कौन ब्रेक डाउन करेगा उनको? लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन करेगी। लाइपेज जो है ये एंजाइम्स की फैमिली है, और एंजाइम जो है जो इसको तोड़ेगी उसका क्या नाम है? ग्लिसरॉल एस्टर हाइड्रोलेस। ये इसको किस में तोड़ देगी? ग्लिसरॉल में तोड़ देगी और फैटी एसिड में तोड़ देगी। यू मस्ट नो दैट कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, फैट्स को हम लिपिड्स भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम लिपिड्स। तो फैट्स जो होते हैं वो दो चीज़ों के बने होते हैं, वन इज़ ग्लिसरॉल, पहली चीज़ होती है ग्लिसरॉल, और दूसरी चीज़ होती है फैटी एसिड। तो जो फैट्स होते हैं, वो दो चीज़ों के बने होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो ये जो एंजाइम लाइपेज है ये फैट्स को तोड़ती है, लिपिड को तोड़ती है, किस में तोड़ती है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का काम कौन करता है? उनको तोड़ने का काम करती है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ने का काम कौन करता है? फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस, आर देन ब्रोकन डाउन बाय द सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन और C2 फ्रेगमेंट्स बाय बीटा ऑक्सीडेशन। अब ग्लिसरॉल से हमें मतलब नहीं है, जो हमारा फैट था वो किस में टूटा? मैंने अभी आपको क्या बताया? फैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिपिड। तो जो लिपिड है, चाहे वो फॉस्फोलिपिड क्यों ना, वो दो चीज़ों में टूटेगा, एक वो फैटी एसिड में टूटेगा और वो ग्लिसरॉल में टूटेगा। ग्लिसरॉल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है फैटी एसिड से। अब फैटी एसिड से क्या होगा? फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फैटी एसिड अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन, तो इस प्रोसेस में क्या होगा? जो फैटी एसिड है वो आपका उसमें से, जैसे कि एक बहुत लंबा, आप मान लीजिए C16 16 कार्बन वाला, 16 कार्बन वाला एक फैटी एसिड है, तो इसमें दो कार्बन जो है वो निकलते जाएंगे। जिस एंड पर COOH ग्रुप होगा और अल्फ़ा कार्बन होगा और बीटा कार्बन होगा। ये वाला कार्बन जो है वो अल्फ़ा कार्बन है, और ये वाला जो एक मिनट मैं इसको ढंग से लिखती हूँ, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। मैंने बोला कि आपके पास एक फैटी एसिड है, उसके अंदर 16 कार्बन्स है, ठीक है, काउंट कर लेना, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मतलब पीछे और भी चेन है। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। ये वाला कार्बन होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन, और ये वाला कार्बन हो गया बीटा कार्बन। तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और अल्फ़ा कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो बीटा ऑक्सीडेशन में ये वाला बॉन्ड टूटता है, अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 कार्बन की चेन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो यही होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, क्या होता है? 2 करके कार्बन निकलते जाते हैं, उसको टूटना है पूरा, फैटी एसिड को पूरा टूटना है, और 2 करके कार्बन जो है वो निकलते जाएंगे। बीटा ऑक्सीडेशन में 2 स्टेप्स पे ध्यान देना है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, पर यहाँ पर हम 2 स्टेप्स पे फोकस करेंगे। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। पहले क्या होगा? फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड। जो फैटी एसिड एक्टिवेट हो चुका है उसका ऑक्सीडेशन होगा। कौन सा ऑक्सीडेशन होगा? बीटा ऑक्सीडेशन होगा। अब फैटी एसिड एक्टिवेट होता है तो फैटी एसिड को एक्टिवेट कर वो किस में चेंज हो जाता है? एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है और इसकी मदद से हम काफ़ी अच्छी से समझ सकते हैं कि जो फैटी एसिड है वो एक्टिवेट कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक फैटी एसिड है RCH2CH2COO नेगेटिव, ये फैटी एसिड है। ये थियोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा? थियोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये एसाइल एडिनाइलेट में चेंज हो जाएगा। और जब ये फैटी एसिड एसाइल एडिनाइलेट में चेंज होगा थियोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और एटीपी किस में चेंज होता है? पीपीआई। व्हाट इज़ पीपीआई? पीपीआई का मतलब है पायरोफॉस्फेट। क्या मतलब है पीपीआई का? पीपीआई का मतलब है पायरोफॉस्फेट। तो ये पायरोफॉस्फेट में चेंज हुआ, और ये पायरोफॉस्फेट जो होता है ये किस में चेंज हो जाता है? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एटीपी है इससे कितने एटीपी में से कितने वो निकले हैं, कितने फॉस्फेट ग्रुप्स निकल चुके हैं? 2 फॉस्फेट ग्रुप्स निकल चुके हैं। यानी कि ये जो एटीपी है वो अब किस में चेंज हो गया? एएमपी में चेंज हो गया, एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट। एएमपी क्या होता है? एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट। और वो एएमपी यहाँ पर जुड़ गया। तो यानी कि फैटी एसिड क्या बन गया? एसाइल एडिनाइलेट बन गया। फिर ये जो एसाइल एडिनाइलेट होता है इससे आकर कोएंजाइम ए जुड़ती है,
और वो कोएंजाइम ए जुड़ती है और वो कोएंजाइम ए एएमपी को रिलीज़ करवा देती है और वो खुद जुड़ जाती है। एएमपी को हटा देगी कोएंजाइम में और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, एसाइल कोएंजाइम बन जाएगा। यानी कि फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हम उसे किस में चेंज कर देते हैं, एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज कर देते हैं। इसी को बोला जाता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को एक्टिवेट करने का मतलब है उसे एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज करो। अब ये एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो गया, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जो एसाइल कोएंजाइम ए है इसका ऑक्सीडेशन होगा। एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये सबसे पहले इनॉइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। ये किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है, आपको स्ट्रक्चर्स पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि बन क्या रहा है। तो एसाइल कोएंजाइम ए चेंज होता है इनॉल कोएंजाइम ए में, और एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये होता है। और डीहाइड्रोजिनेज हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, FAD जो होता है वो FADH2 में चेंज हो जाता है। FAD का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं ना, तो FAD में FAD का रिडक्शन होगा, FADH2 बन जाएगा। दिस इनॉल कोएंजाइम ए चेंजेस इनटू बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। ये इनॉल कोएंजाइम ए किस में चेंज होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। वाटर यहाँ पर ऐड होता है और इनॉल कोएंजाइम ए हाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर ऐड होती है। मतलब उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, नॉट ऐड होती है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। फिर ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। और यहाँ पर कौन सी एंजाइम होती है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजिनेज यहाँ पर होती है। और NAD पॉजिटिव जो है NADH+H में चेंज हो जाता है। अब NAD यहाँ पर भी क्या हो रहा है, NAD पॉजिटिव जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या होती है, ये FAD NAD ये भी कोएंजाइम्स ही होती हैं। फिर ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए है, ये किस में चेंज हो गया, कीटा एसाइल कोएंजाइम ए में, तो ये चेंज हो चुका है। फिर एट द एंड लास्ट स्टेप में क्या होता है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए जो है ये थियोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और एक कोएंजाइम ए और आता है। एक कोएंजाइम ए तो बीटा एसाइल कोएंजाइम ए के पास है, एक कोएंजाइम ए की और ज़रूरत पड़ती है तो वो आता है और दो चीज़ें बन जाती हैं, एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में तो आप सब जानते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, GTP मॉलिक्यूल्स बनेंगे और क्या बनेगा, NADH2 FADH2 बनेंगे और फिर वो क्या करेंगे, आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे थ्रू ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरीके से एनर्जी मिल जाएगी एक सीड को ग्रो करने के लिए। और जो एसाइल कोएंजाइम ए है, ये जो एसाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर बना है, ये एसाइल कोएंजाइम ए इसी साइकिल को दोबारा रिपीट करेगा। इट रिपीट्स द साइकिल। ये एसाइल कोएंजाइम ए जो है वो साइकिल को रिपीट करता रहेगा जब तक कि जो पूरा का पूरा जो फैटी एसिड है वो क्या ना हो जाए, कैटाबोलाइज ना हो जाए। तो जो बीटा सेल्स जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है प्रोडक्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन का, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता क्रेब्स साइकिल से। सो दिस इज द पॉइंट। अभी मैंने आपको बोला कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। ऐसा होता अगर ये बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता। बट वी फॉरगेट दैट ये बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, ये आपका ग्लाइऑक्सीजोम्स के अंदर हो रहा है। और ग्लाइऑक्सीजोम जो है ये बहुत दूर है क्रेब्स साइकिल के एंजाइम से, तो दैट्स वाई ये किस में एंटर नहीं करते, दे डू नॉट एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल में एंटर, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता। इसकी बजाय क्या होता है यहाँ पर, दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए अंडरगोज द ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल टू बी कन्वर्ट इनटू सक्सीनेट। ये ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल में एंटर करेगा। तो यहाँ पर अभी हम एक नई साइकिल पढ़ने वाले हैं जिस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। और वहाँ पर जाकर ये किस में कन्वर्ट होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू सक्सीनेट, सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा। अब देखते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल के बारे में। इसमें क्या है, जो सिट्रेट होता है ये क्रेब्स साइकिल की तरह ही है। इट इज़ सिमिलर टू क्रेब्स साइकिल, बस इसका ऑल्टरनेट पाथवे है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वो है क्रेब्स साइकिल तो हो नहीं सकती क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल होती है। अगर आप इसकी 1 मिनट, अगर आप इस साइकिल को पूरी ओवरऑल देखेंगे, ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है
जो आप इसका बाहर वाला ये पूरा पार्ट देखेंगे, ये आपकी जो पूरी है ये आपकी क्रेब्स साइकिल है, लेकिन यहाँ से हमने एक ऑल्टरनेट रास्ता ले लिया है, तो ये आपकी ग्लाइकोसिलेट साइकिल हो गई। तो ग्लाइकोसिलेट साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये किसके साथ जुड़ता है, इट बाइंड्स विद एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड करता है और वाटर के प्रेजेंस में करता है, तो यहाँ से कोएंजाइम ए रिलीज हो जाती है और सिट्रेट बन जाता है। अब ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड होती है, तो 4 + 2 6। सिट्रेट कितने कार्बन कंपाउंड होगा, सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर ये जो सिट्रेट होता है ये सिस एकोनिटेट में चेंज होता है एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर रिलीज होता है। फिर ये जो सिस एकोनिटेट होता है ये आइसोसिट्रेट की फॉर्म, आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट बन जाता है इससे एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर का यहाँ पर होता है एडिशन। अब आइसोसिट्रेट से अगर ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता तो वो क्रेब्स साइकिल हो जाती, पर वो यहाँ पर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो आइसोसिट्रेट है विच इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये दो चीज़ बनाता है। ये ग्लाइकोसिलेट बनाता है विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड, और एक ये बनाता है सक्सीनेट। सक्सीनेट कितने कार्बन कंपाउंड्स है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो आइसोसिट्रेट होता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल में क्या होता है, अगर ये आइसोसिट्रेट यहाँ ऐसे जाता तो ये क्रेब्स साइकिल हो जाती, ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो ये ग्लाइकोसिलेट साइकिल हो गई। तो ये आइसोसिट्रेट दो चीज़ों में टूटता है, ग्लाइकोसिलेट और सक्सीनेट। सक्सीनेट जो है ये आगे वही काम करेगा जो आगे वाले काम है। ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमेरेट में चेंज होगा, और ऐसा जब होगा तो एफईडी जो है वो FeDH2 में चेंज होगा। फिर ये जो फ्यूमेरेट है ये फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलेट में चेंज होगा, और ये जो मेलेट है ये मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में और NAD पॉजिटिव जो है वो NADH+H पॉजिटिव में चेंज होगा, और क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट का रीजनरेशन हो जाएगा। ये रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सैलो एसीटेट का रीजनरेशन होना इंपॉर्टेंट है ताकि साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। और ग्लाइकोसिलेट के साथ क्या होता है, ग्लाइकोसिलेट जो है वो उसके साथ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर देखिए एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए आती है, एक और आती है, और वाटर भी आता है, वो दोनों आते हैं, और मेलेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लाइकोसिलेट जो है वो मेलेट में चेंज हो जाता है। देन फिर से ये साइकिल ऐसे चलती है, मेलेट चेंजेस इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट का रीजनरेशन हो जाता है, और ये साइकिल जो है ग्लाइकोसिलेट पाथवे जो है कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था वो क्रेब्स साइकिल को फॉलो नहीं कर सकता था, तो उसने किसको फॉलो किया, उसने ग्लाइकोसिलेट साइकिल्स को फॉलो किया। तो ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जो कि एसीटेट के मीडियम में ग्रो करते हैं, तो उनके अंदर भी ग्लाइकोसिलेट साइकिल होती है। और ये किस में मदद करती है, जो दोनों चीज़ें हैं, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ग्लाइकोसिलेट साइकिल, ये जो स्फेरोसोम्स के अंदर लिपिड स्टोर होते हैं किसमें, जर्मिनेटिंग सीड्स में, उनके ब्रेकडाउन से एक सीड को जर्मिनेट होने में मदद करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोसिसोम्स। आई होप यू लाइक दिस video. If you really do so, please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you.